नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 12 मई 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज और क्विज में आज भी प्रश्नों की संख्या है 15। और मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि क्विज जो है ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ में अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कोशिश करिए कि आप भी लिखें। बेगीगो और प्रज्ञाम ऐप ये किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? स्टैंड इन इंडिया प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? ड्राइव योर पिलो ओवर द बोन्स ऑफ द डेड इस पुस्तक की लेखिका कौन है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संस्थापक कौन हैं? अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में निवास करता है तो कितने दिन अगर उसने निवास कर लिया है या कितने समय तक निवास कर लिया है तो उसे जम्मू कश्मीर के अधिवासी का दर्जा मिल जाएगा। तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। बेगीगो और प्रज्ञाम ऐप की बात करते हैं तो ये दोनों लॉन्च किए गए हैं झारखंड राज्य की सरकार के द्वारा। स्टैंड इन इंडिया प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की है पर्यटन मंत्रालय ने। क्यों की है? क्योंकि जो अन्य देशों के नागरिक भारत में लॉकडाउन के कारण फंस गए थे उनके लिए इसकी शुरुआत की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। ड्राइव योर पिलो ओवर द बोन्स ऑफ द डेड, तो इस पुस्तक की लेखिका हैं ओल्गा टोकार्जुक, जिन्हें 2018 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की बात करते हैं तो इसके संस्थापक हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। और ये संस्था न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि कोविड-19 के लिए एक कला का प्रोग्राम इन्होंने या कह सकते हैं प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अगर कोई व्यक्ति 15 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में निवास करता है तो उसे जम्मू कश्मीर के अधिवासी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अन्य चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अगर कोई छात्र है जिसने 10वीं और 12वीं की कक्षा पास की है जम्मू और कश्मीर राज्य से और वह पिछले 7 सालों से पढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उसे भी अधिवासी का दर्जा दिया जाएगा। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जिसने 10 वर्षों तक सेवा दी है जम्मू कश्मीर में तो उसे भी वहाँ के अधिवासी का दर्जा दिया जाएगा। और इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था हमारे गृह मंत्रालय ने। मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड के लिए किस राज्य ने भारतीय नौसेना के साथ में समझौता किया? राष्ट्रीय कंपनी न्याय अधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन हैं? गीता राम जी, जिनका निधन हुआ, ये प्रसिद्ध कौन थी? सरकार द्वारा किस दवा को अनुसूची यानी कि शेड्यूल्ड N1 दवा घोषित किया गया? और सामाजिक उद्यमिता के लिए किस भारतीय एनजीओ को स्कोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह एक ऐसा ऑक्सीजन प्लांट होता है जिसके माध्यम से 6 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकती है। और इसके लिए भारतीय नौसेना के साथ में समझौता किया था आंध्र प्रदेश राज्य ने। राष्ट्रीय कंपनी न्याय अधिकरण की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं BSB प्रकाश कुमार। और ये चर्चा में क्यों थे? क्योंकि सरकार के द्वारा इनके कार्यकाल को 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। गीता राम जी की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका में एक वायरस विज्ञानी थी और कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। सरकार के द्वारा जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा है इसे अनुसूची N1 दवा घोषित किया गया है। और अगर किसी दवा को अनुसूची N1 दवा घोषित कर दिया जाता है तो फिर उस दवा को आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद में ही किसी मेडिकल स्टोर से जा करके खरीद सकते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन के साथ में इसका प्रयोग कोविड-19 के मरीजों के इलाज में भी किया जा रहा है। सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कोल पुरस्कार मिला है एनजीओ अरमान को। हालांकि इसके अलावा 4 अन्य संस्थानों को भी मिले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस भारतीय एनजीओ का नाम, जिसका नाम है अरमान। जिन लिक्विन किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन के अध्यक्ष हैं? नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भारतीय कैंसर शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वन शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? और गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। जिन लिक्विन की बात करते हैं तो ये चीन के नागरिक हैं और वर्तमान में एशियाई अधोसंरचना और निवेश बैंक के ये प्रमुख हैं।
यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के ये प्रमुख हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चीन की राजधानी बीजिंग में। और AIIB के द्वारा भारत को $500 मिलियन का ऋण दिया गया है कोविड-19 से निपटने के लिए। नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं यानी कि वर्ल्ड सैंक्चुरी की बात करते हैं तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। भारतीय कैंसर शोध संस्थान ये आपको मिल जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। केंद्रीय वन शोध संस्थान ये स्थित है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के द्वारा एक नई राजधानी की भी घोषणा की गई है जिसका नाम है गैरसैंण। गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहाँ पर? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। लेकिन गन्ना और चीनी से संबंधित दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपका है गन्ना शोध संस्थान, तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और एक हमारा है चीनी संस्थान, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो तीनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे गन्ना प्रजनन संस्थान का नाम पूछा जाता है तो ये आपको कोयम्बटूर में मिलेगा। गन्ना शोध संस्थान का नाम पूछा जाता है तो ये आपको लखनऊ में मिलेगा। और अगर आपसे राष्ट्रीय चीनी संस्थान के बारे में पूछा जाता है तो वह मिलेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो ये रहा हमारा क्विज। और अब चलिए वुहान वायरस अपडेट थोड़ा सा जान लेते हैं। दुनिया में इस समय तक 42,39,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,86,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। USA सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्तियों में पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे और अब UK पहुंच चुका है यहाँ पर तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 70,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 2294 लोगों की डेथ हुई है अपने देश भारत में। महाराष्ट्र संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पहले स्थान पे है, गुजरात है दूसरे और तमिलनाडु है तीसरे स्थान पर। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग स्टैटिक जीके के अध्याय 4 के अंतर्गत भारत के जो भी वर्ल्ड सैंक्चुरी हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिसमें हम लोग कंप्लीटली मैपिंग के माध्यम से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। और अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ डेली आप क्विज भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के करंट अफेयर की। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए रोगाणुरोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल और रीयूजेबल दैट मीन्स पुनः प्रयोग किए जाने वाले M-शेप मास्क का निर्माण किया? तो इस मास्क का निर्माण किया है IIT दिल्ली ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो IIT दिल्ली की एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नैनोशेप सॉल्यूशंस। इनके द्वारा इस मास्क का निर्माण किया गया है। अब देखिए वैसे तो बहुत सारे कंपनियों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा मास्क बनाए गए हैं, लेकिन जिस किसी भी मास्क का, जिस किसी भी टीके का, जिस किसी भी पहल का कोई विशेष नाम रख दिया जाता है उसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग IIT दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो इनके द्वारा एक कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए टेस्ट किट बनाया गया था जिसका नाम था कोविड-19 प्रोब डिटेक्शन किट। और इसे ICMR के द्वारा अब मंजूरी मिल गई है कि इसका प्रयोग आप कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी टेस्टिंग में कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने मालदीव, मेडागास्कर आदि देशों को नौसेना के किस जहाज की मदद से चिकित्सीय सहायता टीमें और दवाएं भेजी हैं? तो ये यहाँ पर भेजी गई हैं INS केसरी की सहायता से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर भारत के द्वारा जो भी हमारे देश हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, उसके बाद में कोमोरोस है, मेडागास्कर है। तो इन सभी देशों को एक तो चिकित्सीय टीम भेजी गई हैं, उसके अलावा दवाएं भेजी गई हैं और कुछ खाद्य सामग्री भी भेजी गई है। और इस मिशन का नाम रखा है मिशन सागर। तो इस मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है। नौसेना के हमारे प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसके अलावा INS जलस्व। तो आपको पता होगा कि मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई थी जिसमें गया था INS जलस्व। INS जमुना की बात करते हैं तो ये रिसर्च पर्पज से गया था श्रीलंका में।
आईएनएस ऐरावत की बात करते हैं तो मेडागास्कर में जब डायन नाम का चक्रवात आया था तो उस समय ऑपरेशन वेनिला के अंतर्गत भारत ने सहायता भेजी थी आईएनएस ऐरावत से। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 की लड़ाई में शामिल पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की? तो करमवीर पदक ये दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। तो इन्होंने ही घोषणा की है कि जो भी पुलिसकर्मी 30 दिनों तक कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं उन सभी को करमवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ भोपाल में जो पुलिस का मुख्यालय है वहां पर शहीद और मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जाएगी। अब मध्य प्रदेश कुछ कारणों से न्यूज में रहा था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्होंने एक संजीवनी नाम का वाहन बनाया है, छतरपुर प्रशासन के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। ऑपरेशन संकल्प या आप कह सकते हैं संकल्प योजना ये शुरू की गई है उमरिया पुलिस के द्वारा वृद्धजनों की मदद के लिए। कोविड-19 योद्धा कल्याण, इसके अलावा जीवन अमृत योजना, मिशन जीवन शक्ति योजना ये भी शुरू की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और मिड डे मील की सुविधा देने वाला देश का यह पहला राज्य बन गया है इस लॉकडाउन के दौरान में। और एक और आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर बूस्ट चरक, तो इसका भी प्रयोग मध्य प्रदेश में ही किया जा रहा है, जिसका निर्माण वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत एक कार्यशाला के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी। यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन और सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए, जो हमारी आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक रहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि थी ब्रिटेन की, तो इन्हीं का जन्मदिन होता है 12 मई को। 1820 को 12 मई के दिन इनका जन्म हुआ था और इस वर्ष इनकी 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसीलिए WHO के द्वारा जो 2020 का वर्ष है इसे इन्होंने मिडवाइफ और नर्सेज को समर्पित किया है। तो इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज परिषद के द्वारा 1965 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि 200वीं जन्म की वर्षगांठ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। और अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 2020 का विषय है नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग टू दी वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये इस बार की थीम है। किस भारतीय संस्थान ने देश की पहली एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा, तो इसका निर्माण किया है? तो इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है NIV पुणे यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो परीक्षण किट बनाया गया है यानी कि टेस्टिंग किट बना है, इस किट की मदद से 2.5 घंटे में 90 सैंपल का परीक्षण किया जा सकता है। और अभी तक अगर आपको याद हो तो कोविड-19 के परीक्षण के लिए RT-PCR किट का प्रयोग किया जा रहा था, यानी कि रियल टाइम पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टीज पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन किट का प्रयोग किया जा रहा था। तो अब जो ये कोविड कवच एलिसा है, इसके माध्यम से जो भी संदिग्धों के नमूने लिए जाएंगे वहाँ पे IgG एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाएगा। और अगर हम लोग इस किट के बारे में बात करें तो गुजरात की एक कंपनी है जिसका नाम है जाइडस कैडिला, तो इसके द्वारा मास प्रोडक्शन इसका किया जाएगा। बात करते हैं इस किट में, तो आपको एक टर्म मिलेगा एलिसा। एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसका प्रयोग किसी भी जो संक्रमण होता है, किसी भी प्रकार का जो संक्रमण होता है उसकी श्रृंखला में एंटीबॉडी का पता लगाने में किया जाता है। एलिसा टेस्ट आपने सुना होगा, ये HIV के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि इस वर्ष यानी कि 2020 में इसके अध्यक्ष के लिए चुनाव होना था, लेकिन अब इस चुनाव को कोविड-19 के कारण टाल दिया गया है। तो मई 2021 तक के लिए नरेंद्र बत्रा ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी और मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के लोजेन शहर में, जहां पर आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और ITTF का भी मुख्यालय मिलेगा। हॉकी के बारे में आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है।
पुरुष हॉकी विश्व कप जिसका आयोजन 2023 में किया जाना है ये होगा भारत में। 2022 में महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना है तो ये आयोजित किया जाएगा स्पेन और नीदरलैंड में। और आपने सुना होगा इंडोर हॉकी विश्व कप के बारे में जिसका आयोजन अगले वर्ष बेल्जियम में किया जाएगा। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कोविड-19 के स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है भारत बायोटेक के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ का पहला संस्थान जिसने कोविड-19 के वायरस का जीनोम सीक्वेंस तैयार किया था वह आपका था NIV पुणे। तो इसी के दौरान जो कोविड-19 का जीनोम सीक्वेंस के दौरान स्ट्रेन मिला है उसी का उपयोग करके अब ICMR भारत बायोटेक के साथ में मिलकर के एक टीके का निर्माण करेगी। और इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भारत बायोटेक के द्वारा विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय और फ्लूजेन कंपनी के साथ में मिलकर के कोरोफ्लू नाम के टीके का विकास किया जा रहा है कोविड-19 के लिए। तो समझौता किया है ICMR ने भारत बायोटेक के साथ में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की? तो इस पहल की शुरुआत की है उपभोक्ता खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर इस पहल के अंतर्गत होगा क्या? तो देखिए जो हमारे किराना स्टोर होते हैं देश में उन सभी के जो मालिक हैं उनको कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा। तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा सेफ जॉब और सिकीफाई नाम की 2 स्टार्टअप हैं, टेक स्टार्टअप हैं, इनके साथ में समझौता किया गया है। वर्तमान में 5 लाख हमारे ऐसे स्टोर हैं देश के जो कि इस पर पंजीकृत हो चुके हैं और 70,000 कर्मियों का प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा जब कोई स्टोर इसके अंतर्गत आ जाएगा तो उसे नाम दिया जाएगा सुरक्षा स्टोर। उस किराना स्टोर को नाम दिया जाएगा सुरक्षा स्टोर। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री हैं रामविलास पासवान। चलिए आपके लिए प्रश्न है रामविलास पासवान की पार्टी का नाम क्या है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। केंद्रीय पैनल द्वारा टीबी की किन दवाओं को फसलों पर उपयोग को प्रतिबंधित करने की सलाह दी गई? तो 2 दवाएं थी, एक तो था आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा था टेट्रासाइक्लिन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी जो हमारी एक केंद्रीय पैनल गठित की गई थी उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है जिसका 9% उपयोग की अनुमति दी गई थी और जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड थी इसके 1% के यूज को अनुमति दी गई थी 8 फसलों के ऊपर। अब इसे 2022 तक रोकना है क्योंकि इससे फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आपको पता होगा कि जैसे किसान होते हैं तो शायद उतना ज़्यादा उनको जानकारी भी नहीं होती है, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि इन दवाओं के कीटनाशक का प्रयोग कितना और किस फसल के ऊपर किया जाना है। तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन दी गई है कि 2022 तक इन दोनों दवाओं के यूज़ को बंद कर दिया जाए। किस संगठन ने UV आधारित सैनिटाइजर ध्रुप्स का निर्माण किया? तो इसका निर्माण किया है DRDO ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही डिस्कस किया था कि DRDO के द्वारा एक UV डिसइंफेक्टेंट टावर का निर्माण किया गया था और इसका काम क्या था कि जैसे कोई बड़ा सा चैम्बर है और इस चैम्बर में आप अगर उस टावर को रख देंगे तो ये इसको पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेड कर देगा, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार से DRDO की जो हैदराबाद आधारित RCI है उसके द्वारा ध्रुप्स नाम का एक सैनिटाइजर विकसित किया गया है और इसके माध्यम से जो आपका मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है या इस प्रकार की जो भी वस्तुएं होती हैं उन सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। ध्रुप्स का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020 के लिए मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 3 लोगों को। एक तो है आपके रिचर्ड एच वारिंग, दूसरे हैं जोसेफ जे लैंडबर्ग और तीसरे हैं निकोलस सी कोप्स। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो स्वीडन के जो राजा हैं कार्ल गुस्ताव 16वें, इनके द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इन तीनों को पुरस्कृत किया गया और इन तीनों ने कार्य क्या किया था? तो इन तीनों के द्वारा वन क्षेत्र के 3PG यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, दैट मीन्स यहाँ पर यह कहा जा रहा है
कि इन तीनों के द्वारा एक ऐसे तकनीक का विकास किया गया था जिसके माध्यम से जब क्लाइमेट चेंज होता है, दैट मीन्स जलवायु परिवर्तन होता है, तो उस समय हमारे वनों का ग्रोथ किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। और अगर हम लोग बात करते हैं मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार की, तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और वन क्षेत्र में शोध के लिए जो भी लोग कार्य करते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 नाम है, रिचर्ड एस वारिंग, जोसेफ जे लैंडबर्ग और निकोलस सी कोप्स। रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर किस देश ने उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो ये नाम रखा है इजराइल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 8 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई। तो इसी अवसर पर इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने भारत के राष्ट्रगान के अलावा अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसे लिखा है। 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। इजराइल की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा है शेकेल और पीएम एक बार फिर से बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इनकी पार्टी है लिक्विड और इजराइल में एक डिजिटल बैंक भी खुला है, यानी कि खुलेगा 2021 में, जिसका संचालन इन्फोसिस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। एल्सा, दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कारपोरेशन, तो इसने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी आजिंक्य रहाणे को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं इल्सा कॉर्प की, तो ये अमेरिका की एक एजुटेक यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की कंपनी है। तो इनका एक ऐप है जिसका नाम है इल्सा स्पीक। तो इस ऐप का भारत में यूज को बढ़ावा देने के लिए आजिंक्य रहाणे को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2 चीज़ें, हाँ, यहाँ पर इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि विराट कोहली जो कि IQOO कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसके अलावा MPL के बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो ये बने हैं पोकर्स स्टार के, और रोहित शर्मा ये दुबई की क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किस राज्य के शतरंज महासंघ ने कोविड-19 के लिए एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है कर्नाटक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से जो कोविड-19 है, इसके लिए वहां के CM केयर फंड में धन को एकत्रित करने के लिए इस ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कर्नाटक की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की बेंगलुरु में मिलेगी। राज्यपाल है वाजुभाई वाला और यहाँ के CM है BD येदियुरप्पा। किस बीमा कंपनी ने स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जनवरी में ही जो हमारे यहाँ पर बीमा नियामक प्राधिकरण है, दैट मीन्स बात हो रही है IRDAI की, तो इसके द्वारा सभी बीमा कंपनियों को ये निर्देश दिया गया था कि आपको आरोग्य संजीवनी के नाम से एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत करनी है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होने के बाद में भारत के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता है तो 1 से 5 लाख रुपए तक का कवर उसे दिया जाता है। तो ये शुरुआत की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। MD और CEO है पुशन महापात्रा और इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और इसमें सहयोग किया था इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने। तो इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल की हिस्सेदारी इसमें थी 26% और अब इन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी को इससे वापस ले लिया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जिसके नए बन गए हैं MD और CEO पराग राजा। बात करते हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की, तो इसने अपना नया MD और CEO किसे बनाया है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ, ये प्रसिद्ध कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और अब इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और ये रूसी, इसके अलावा मध्य एशियाई इतिहास के लिए प्रसिद्ध थे और इसके ऊपर इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। किस राज्य की सरकार के द्वारा 10वीं के जो छात्र हैं इनके पदोन्नति की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की है पंजाब राज्य की सरकार ने। भारत और चीन के सैनिकों के बीच में अभी एक छोटा सा झड़प हो गया, कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में ये झड़प हुआ है। एटलस और स्वान, ये दोनों समाचारों में है, तो ये क्या है? तो
तो इन्हें हम लोग कहते हैं कॉमेट्स, और कुछ दिनों में ये पृथ्वी के करीब आएंगे और चमकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नाम है एटलस और स्वान। इन्हें हम लोग पुच्छल तारा या फिर कॉमेट के नाम से जानते हैं। अबी अहमद अली, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 2019 में, ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। पैडल फिश की बात करते हैं तो इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है चीन देश से। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, लैरी टेस्लर जिनका निधन हुआ, ये प्रसिद्ध कौन थे? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहली बार शहरों की भी रैंकिंग की गई है, तो इसमें हमारे देश की राजधानी दिल्ली किस स्थान पे है? केंद्र सरकार के द्वारा आइकॉनिक साइट्स में शामिल इमारत का नाम क्या है? फ्रीडम इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? और औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।